सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान में 2024 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ और इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा था कि जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं उससे ये लगता है कि इलेक्शंस के बाद भी सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, जिसका बराह रास्त असर मौशी इस्तेहकाम पे आएगा। और वो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं और डे टू डे ये चीज़ें मज़ीद ख़राब होती जा रही हैं। जो सियासी जमातें जिन्होंने इलेक्शन से पहले बड़े बड़े दिल फरेब और नारे लगाए और वादे किए, उनमें से सिर्फ एक चीज़ का मैं इस वक्त सामने ले आता हूं और वो है कि PMLN की तरफ से भी वादा किया गया था 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और पीपल्स पार्टी की तरफ से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। वही आवाम जो बिजली के बिल के हाथों पिसी जा रही है, 63 कमर्शियल है पर यूनिट और 57 है, उसमें 5 रुपए का इजाफा है। और IMF के साथ जो इनकी बातचीत हुई है जिसके ऊपर 1.1 बिलियन मिला है, उसमें भी ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रेगुलर बुनियादों पर नर्व बढ़ाया जाएगा। या तो नर्व बढ़ाएं गर्दिशी कर्जा को रोकने के लिए या चोरी रोकें। तो हुकूमत इस बात पे मान गई कि जी वो चोरी नहीं रोकेगी बल्कि नर्क बढ़ाएगी। तो नर्क अब बढ़ना शुरू होगा, मज़ीद बोझ 40 अरब रुपए ये जो सारिफीन है इनके ऊपर आएगा। तो वो लोग जो 200 यूनिट और 300 यूनिट की बातें करते थे वो कहाँ हैं आज। इस वक्त महंगाई, रमज़ान का ज़माना है, महंगाई उरूज पे है। वैसे तो बज़ाहिर कहते हैं 32-29% ऑफिशियल है लेकिन सम फूड्स के हवाले से, लेकिन महंगाई इस वक्त 300, 400, 500% ऊपर जा चुकी है और तकरीबन 49% पे आवाम इस वक्त खड़ी है महंगाई पे। तो ऐसे हालात में जब बड़े मुआशी चैलेंजेस हों और आपके सियासी अदम इस्तेहकाम भी हो, तो PMLN की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत है, उसके साथ छोटे पार्टियां शामिल हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ हुकूमत बना तो दी, वजीर आजम को वोट तो दे दिया, लेकिन काबीना का हिस्सा वो नहीं बने, लेकिन तमाम अहम आइनी ओहदे वो ले गए। PMLN कहती है कि 16 महीने की PDM की हुकूमत ने उनको सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया। अब जबकि PDM की हुकूमत नहीं है, सिर्फ नून लीग की हुकूमत है और मौशी चैलेंजेस वैसे ही हैं, तो अगर ये कामयाब नहीं हुए तो नून लीग कहाँ खड़ी होगी। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें PTI यकीनन एक आपके जमहूरी रोल तो अदा कर रही है, लेकिन मुसलसल ऐसे हालात हैं, पार्लियामेंट हो या बाहर हो, कि टकराव की सियासत नज़र आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान और PTI ईद के बाद इलेक्शन की धांधली के ऊपर बाज़ाब्ता बड़ी तहरीक शुरू करने वाले हैं। तो फिर हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएगी। एक तासुर जो PTI का है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये तासुर क्यों है? और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि इमरान खान के जेल में होने की बुनियाद पर कई इमरान खान यानी कई लीडर पैदा हो गए हैं, जिसकी बुनियाद पर यकीनन PTI के सपोर्टर और वर्कर के लिए मुश्किलात पैदा हो रहे होंगे। इन इशूज़ पे बात करेंगे। आइए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब शोएब शाहीन साहब, तर्जुमान PTI। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, कैसे देखते हैं वो वादे, उसके बाद हुकूमत और हुकूमत में पीपल्स पार्टी का काबीना में शामिल नहीं होना और PMLN का जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करना कि 16 महीने की हुकूमत में उनको शदीद नुकसान पहुँचा है, सियासी अदम इस्तेहकाम अभी तक कायम है और इसके साथ साथ मुआशी मसाइल बढ़ रहे हैं, आवाम पिस रही है, बोझ बढ़ रहा है, आपके पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा हो गया, गैस के नर्क में भी इजाफा हो रहा है,
बिजली के नर्क में भी इजाफा होगा। क्या ये हुकूमत इन चैलेंजेस से निकलने की सलाहियत रखती है सर? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि असल जो प्रॉब्लम है, जो जिसको कहना चाहिए कि वजह नज़ा है सारे इस इशू में, जिसके जो इनके ऊपर जिसको ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़े हमने जो है महंगे फैसले किए, बड़े सियासी कॉस्ट अदा की, उसकी उस तक की तह तक कोई नहीं पहुंचता। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने 2018 में आने से पहले कितने वादे किए थे? आपने नहीं देखा है कि उनका कोई एक वादा पूरा हुआ है? क्या उसके बाद किसी ने इमरान खान साहब से पूछा है कि आपने वादा पूरा नहीं किया? कोई सवाल उनके इख्तिदार के ऊपर आज तक हुए? उनके कितना इमरान खान साहब की जात मुबारक में बहस हो रही है, उनकी अच्छाइयां बुराई की बयान की जा रही है, उनकी बुराई बयान की जा रही है, लेकिन किसी के अंदर ये एक सरसरी जिक्र होता है कि इमरान खान साहब का दौर हुकूमत जी, उसके अंदर करप्शन भी थी, उसमें ये भी था, उसमें वादे भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इसकी वजह से उनको कोई नुकसान पहुंचे? यकीनन नहीं पहुंचा। अच्छा, फिर इमरान खान साहब के वक्त में महंगाई, मेरा ख्याल है कि खुद उनको वो बिलबिला उठे थे, खुद आके कह रहे थे कि ये बहुत बुरा हो रहा है। डॉलर के बारे में उन्होंने कहा जी कि मुझे वो बताते हैं लोग कि जी डॉलर महंगा हो रहा है, और फिर उनका समझ नहीं आ रही थी कि क्यों हो रहा है, मुझे पता नहीं चला, स्टेट बैंक कर रहा है क्या? उसके बाद वहां पे कितनी उनकी मकबूलियत का ग्राफ इस वजह से नीचे गिरा था। वो क्यों क्या हुआ कि उसके बाद किसी ने उनके बारे में नहीं पूछा कि आपके वक्त में महंगाई थी? उसकी वजह यह है कि मैं सर यहाँ पे सर एक जुमला कहने दीजिए सर। इमरान खान 2018 से 3 माह 7 साल की हुकूमत चलाई, उस दौरान जिस तरह मीडिया ने उनका एहतसाब किया है, उसके ऊपर कई एंकरों को नौकरी छोड़नी पड़ी सर, और वो सवालात उठाए गए कि जो वादे आपने किए थे वो वादे आपने नहीं निभाए। बहुत सख्त एहतसाब उनका हुआ है सर, उनके वादों के ऊपर भी और उनके वादों के ऊपर भी और उनकी महंगाई के ऊपर भी। लेकिन अब वक्त है मौजूदा हुकूमत। यस सर, यही मैं कह रहा हूँ। ये मैं आप मेरा ख्याल है मैं उधर ये तो इसमें मैं तो आपसे टोटल एग्री करता हूँ। यस, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक सियासतदान होता है, उसका असासा क्या है? पब्लिक सपोर्ट है। अगर आप इमरान खान साहब की पब्लिक सपोर्ट को कम नहीं कर सके तो इसका मतलब यह है कि आप सवाल उठाएं, मैं उठाऊं। इशू ये है ही नहीं। इशू ये है कि आया ये भारी कीमत होती है, भारी कीमत क्या अदा करती है? ये तो नहीं कि डॉक्टर दानिश ने या हफीजुल्लाह न्याजी जो है वो शहबाज शरीफ को बड़ा तनकीद कर रहा है, वो बड़ी उनके ऊपर बड़ी वो भारी कीमत है। नहीं, उनकी भारी कीमत यह है कि जब पब्लिक उनके सपोर्टर जो है उनके खिलाफ उठ खड़े हो। तो मैं तो उस वजह को दे रहा हूं। मैं तो एक कॉलम लिखा है कि भाई ये मंशूर चीजें ठीक नहीं है। असल पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया है जो आपकी सियासत को चार चांद लगा सकता है जाता है, और एक बयानिया जो आपकी सियासत को जो है तबाह बर्बाद कर जाता है। नवाज शरीफ का बयानिया इमरान खान साहब ने जो जनवरी 2022 में पकड़ा या मार्च 2022 में पकड़ा, और नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब का बयानिया है वो पीडीएम के हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई तो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा होने का बयानिया पकड़ा, तो नीचे जो ग्राउंड रियलिटी थी वो चेंज हो गई। सिंपल सी बात है। मुझे सिर्फ तकलीफ यह है कि हम उसमें मुनाफिकत बड़ी ऐड करते हैं। मतलब अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं मरियम नवाज तुम बड़ा जुल्म कर रही हो। भाई क्यों नहीं बताते हो कि तुम्हारे पे जुल्म कौन कर रहा है? वही लोग जुल्म कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब पे जुल्म किया था। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब डट के खड़े थे और उसकी ओनरशिप ले रहे थे। अब कम से कम इमरान खान साहब ने सच बोला है 13 मई को, और ने कहा जी कि जब आप गिरफ्तार करते हो तो हमने एहतजाज भी आपके खिलाफ करना है। ये 13 मई पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 की। उन्होंने कहा जब आपने मुझे गिरफ्तार किया 9 मई को तो जो एहतजाज होता वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पास बाहर होता, वो आप ही खिलाफ होना था। तो चुनाचे असल में बात यह है कि सिस्टम जो है मेरे नजदीक तो ये 2014 में जब से कादरी साहब इमरान खान साहब मोहरा बन के इस सिस्टम को उतारने के लिए आए थे, इस सिस्टम में पटरी पर नहीं चढ़ना था। अब चाहे इक़्तिदार आप इमरान खान साहब को धो धा के पैकिंग में दे दे, या शहबाज शरीफ साहब की जो विंडो ड्रेसिंग कंगी शीशा लगा के और उनको सूट बूट पहना के उनको बिठा दे और नई पैकिंग कर दे। ये इक़्तिदार, ये क्राइसिस होता है कौम में। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कौमों का अरूज व ज़वाल जो होता है ना 1, 2, 3, 4 साल की कहानी होती है। ये सारे के सारे जराइम में शरीक है, इमरान खान हो या आज की हुकूमत हो, और ये सारे झूठ बोलेंगे, ये सारे अपने जुराइम से चशमपोशी करेंगे, दूसरे के जुराइम को उठाएंगे, और उसके बाद क्राइसिस ये कि अब डेड एंड में पहुंचे हुए हैं।
हर बंदा डेड एंड में पहुंचे हुए। ना इमरान खान साहब के पास इस सारे बड़े बयानी के साथ, इतनी बड़ी सपोर्ट के साथ 1 इंच आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। तहरीक इंसाफ ही हवाले कर दिया फौज के, सारे बंदे भी जो कुछ फौज के आंखों का सुकून हो सकते थे उनको नुमाया कर दिया, हरे को पता है। इधर से वो भी उन्होंने अभी पार्टी फौज के हवाले कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया, जो हुकूमती पार्टी है। और इसके बावजूद जो है क्राइसिस ये है कि आया ये कोई हासिल असूल हुआ है। मैं कहता हूँ ये सारे लोग अपने सब कुछ गंवा चुके हैं। इमरान खान को ये जरूर फायदा है कि उसने थोड़ा हॉट ब्लो कोड का एक बयानी रखा हुआ है, जिसमें उसका जो सपोर्टर है वो इस बयानी के ऊपर जो है इंटैक्ट है, उस वक्त तक रहेंगे जब तक वो सख्त बयानियां जो है वो नहीं छोड़ते इसको साथ। ठीक है, अच्छा सर, एक आपकी मौजूदगी का हल नहीं है, आपकी कोई हल नहीं है। ये बैड टू वर्स होगा, मजीद खराब होगा। आपकी मौजूदगी का आखिरी दिनों में मजीद महंगाई आई थी। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाकर आपने एक इशू उठाया है, उसके ऊपर मैं एक सवाल कर दूं, मेरे जहन में भी है, बहुत से लोगों के जहन में भी है। सर ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब तो लंदन से वजीर आज़म बन के आ गए थे, यहाँ प्रोटोकॉल भी मिल रहा था, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी थे, इश्तहारात भी थे, बड़े बड़े इश्तहारात थे, पाकिस्तान को नवाज दो। और इलेक्शन तक हमने क्या पूरी दुनिया को, और ख़ुद शहबाज शरीफ और बड़े बड़े जलसे जुलूस खुद मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे थे। तो क्या हुआ सर, आप तो अंदर की बात जानते हैं, क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा नहीं दी गई और शहबाज शरीफ ले आए? क्या ये पहले से तय था या मियां साहब के साथ हाथ हो गया, या मियां साहब ने ऐसी मकबूलियत देखी जिसमें उनकी हुकूमत जो बनी उससे घबरा कर वो पीछे हट गए? जरा इस पे 1 मिनट 2 मिनट देंगे सर आप? डॉक्टर साहब, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ना को अंदर की बात का मालूम होना जरूरी है कि उसके लिए इस सवाल के जवाब के लिए ये पाकिस्तान की तारीख सामने है। ये मेरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को ही वजीर आज़म के तौर पे लाया जाता, क्योंकि वैसे भी नवाज शरीफ साहब ही इस स्लॉट को पूरा कर सकते थे। जब एक बहुत बड़े लीडर को आप जीरो कर रहे हैं इमरान खान साहब को, तो फिर शहबाज शरीफ या बिलावल साहब जो थे उसकी रिप्लेसमेंट नहीं थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने 20 या 21 अक्टूबर को बहुत बड़ा जलसा किया, बड़े जोशो खरोश शुरू किया, लेकिन आते हालात को भांप गए थे कि इनको बहुत सियासत से बड़ी गाहक है। उनको अंदाजा हो गया कि इस वक्त लड़ाई जो है इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट की हो रही है, और जिसके अंदर भी फैसला नहीं हुआ। और जब तक ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठना, उनकी सियासत का मुस्तकबिल का तयन नहीं होना। ये नवाज, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उनकी उसके बाद की एक्टिविटी जो देखी है कि जिस तरीके से वो चुप करके मरी चले गए और वहां से कभी एक आध स्टेटमेंट दे देते थे, फिर उसके बाद इलेक्शन है तो कभी नवाज शरीफ ने 8 इलेक्शन के अंदर ये इंटरव्यू किया जैसा वह किए हैं, और वो पंजाब के अंदर बैठे हैं और सिर्फ साफ पता चलता था कि 17 जनवरी तक जो बंदा इंटरव्यू कर रहा हो, जबकि 8 फरवरी को इलेक्शन हो और उसके बाद भी कैंपेन चलाने में इंटरेस्टेड ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खुदा न खासा या तो उनकी वाकई सेहत इतनी है कि वो बिल्कुल नहीं हिल सके, जो कि यकीन है वो भी वाकया होगा। लेकिन असल ये थी कि मैं तब भी जब बैठते थे अपने प्रोग्राम में कहता था कि ये एकदम दिलचस्पी है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। उन्होंने 3-4 तकरीरें की, उनको पता चल गया था कि सिर्फ ये चाहे तो भी सिंपल मेजोरिटी नहीं दिला सकते। उन्होंने कहा जी मुझे सिंपल मेजोरिटी मिलेगी तो वज़ीर आज़म बनूंगा। और मेरा ख्याल है कि वो पीछे हट गया, बल्कि वो तो शायद इक़्तिदार में पहले की भी कई जगहों पे वो हक में नहीं थे, लेकिन उनको फैसले करने पड़े खराब, इज्जत इक़्तिदार में नहीं आना चाहते थे। उन पे गन पॉइंट पे ये शायद फैसला कराएंगे कि अब आप इक़्तिदार के हिस्सा होंगे, क्योंकि हम अब जो है ना मजीद कुछ। ठीक है सर जी, यहाँ रोकूंगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। शोएब शाहीन साहब क्या कहते हैं सर? बहुत सारे सवालात भी आ गए हैं, जवाबात भी आपके बनते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि न्याजी साहब की कुछ बातों से इत्तेफाक है और कुछ से इख्तलाफ है। इख्तलाफ इस हवाले से आप जहन में रख लें कि सिर्फ ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नारा ही, स्लोगन ही काफ़ी नहीं होता। आपको अपने किरदार से साबित करना पड़ता है। हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, एक बात तो साबित कर दें, लेकिन हम फौज के सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं कि वो अपनी ओथ और आइन के मुताबिक अपना काम करें। हम सिर्फ इस बात का नारा देते हैं। दूसरी बात, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो, मैं उनको लीडर नहीं मानता, विद रिस्पेक्ट न्याजी साहब के साथ। वो तो डीलर है। लीडर और डीलर का फ़र्क यही होता है, लीडर वो है जो इस वक्त जेल में है, जिसको ज़िंदगी मौत की परवाह नहीं है,
उसको ये नहीं है कि उसके साथ 31 साल की उसको सजा हो गई है या उसकी जिंदगी को खतरा है या वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा। नहीं, उसके साथ जो कुछ भी है उसने इसी मुल्क में रहना है, इस मुल्क के लोगों के साथ उसका मरना जीना है। लोग तभी उसके साथ खड़े हुए। आपने देखा जिमनी इलेक्शंस हो रहे थे, अक्सर सीटें पीटीआई हार रही थी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जब वो डीलर जिसने कहा था कि जनाब मैं तो इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा और जाके डील करके वोट को इज्जत दो की बजाय बूट को इज्जत दो का नारा लगा दिया, और ये क्या उसके लिए शर्म और डूब मरने का मकाम है कि एक शख्स 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा, एक वो निहत्ती खातून जो जेल में पड़ी है पिछले 8 महीने से, उससे बुरी तरह इलेक्शन हारने के बाद टेम्परिंग करके रिटर्निंग अफसर को साथ मिला के, वो जो जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन बना हुआ है उसको साथ मिला के और एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के उसने उठा करके अपनी एक खैरात में एक सीट ले ली, तो उससे उनकी बेइज्जती हुई है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई। उनकी बजाय मैं डॉक्टर निसार चीमा को ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं, जिसने मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए ने कहा कि मेरे पास सुबह आने वाले लोग, उन्होंने कहा जनाब ये लें, आपको नोटिफिकेशन देते हैं, आपको इलेक्शन जिताते हैं। उसने कहा मैं रात को हार गया था तो मुझे ऐसा जाली मैंडेट वाला इलेक्शन नहीं चाहिए, मैं उससे निस्बत बेहतर समझता हूं उस निसार चीमा को कि जिसने उस जाली मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया। और जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि सारे वादे पूरे नहीं हो सके, लेकिन अभी 1.25 साल से जायद अरसा बाकी था। आखिरी सवा साल में नहीं सर, कौन से वादे पूरे किए थे? सॉरी शोएब साहब, यहाँ पर सवाल उठेगा। आप कह रहे हैं सारे वादे पूरे नहीं हुए थे, तो कौन कौन से वादे किए थे? मैं उसी पे आ रहा हूँ, जी जी। देखें, मैं उसको आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखें, बात ये होती है कि आज का यूथ और उस जमाने की परफॉर्मेंस और आज की परफॉर्मेंस जो 16 महीने की आपने देखी है, लोग उसको कंपैरिजन करते हैं। इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 6.2% जीडीपी थी, रोजगार था, इंडस्ट्री चल रही थी। आप सारे फैक्टर आप उठा लें, इंडस्ट्री हो, ज़राअत हो, कोई भी इदारा हो, महकमा हो, उसमें तरक्की की तरफ आप गामजन थे। इनके आदाद शुमार के मुताबिक जब 16 महीने की हुकूमत आई, 1 साल बाद इनके आदाद शुमार कहते हैं 0.23% इनकी जीडीपी थी। और इनके अपने जो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, हम आज भी कहते हैं, उस वक्त भी कहते थे कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। और तमाम इंटरनेशनल जो था इंडिकेटर्स ये कहते थे उस वक्त 0 से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। जो ये कहते हैं हम रियासत बचाने आए थे, ये बेसिकली अपनी सियासत बचाने और अपने मुकदमे खत्म करने आए थे। फिर आप उस वक्त देख लें, उस वक्त 12% थी आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन, आज 50% पे इन्होंने पहुंचा दी है। 12 से 16 रुपए बिजली का यूनिट था, आज इन्होंने प्रैक्टिकली 70 रुपए पे पहुंचा दिया। सर अगर आप 2013 और 17 को कंपेयर करेंगे तो उस वक्त महंगाई 4% थी, तो आप लोगों ने 12 पहुंचाई, कर्जे आपने बढ़ा दिए, डॉलर्स ऊपर चले गए। सर ये आपके दौर में भी तो बढ़े हैं ना सर? देखें, नहीं, 3.5 साल में जब इंटरम सेटअप खत्म हुआ, उस वक्त डॉलर का रेट था तकरीबन 130 प्लस का। जब 124 था शाहीन साहब। नहीं, अच्छा चले 124 कर लें, 127 कर लें, 124 कर चले, 50 रुपए का फर्क हुआ। आप 50 रुपए के फर्क को 16 महीने की हुकूमत के साथ ये 300 प्लस में ले गए थे। ये तो इंटरम सेटअप ने आकर के उसको थोड़ा सा 300 से लो किया, मगर उसके बावजूद 100 रुपए से इजाफी बढ़ा दिया। आप डिफरेंस देख लें। लेकिन आप ये देखें कि कोई ऐसी सिस्टम में आप जब इंडक्ट होते हैं तो लोग आज सिर्फ ये देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप में कौन कहां खड़ा हुआ है। तो आज अगर आप समझते हैं कि वोट जो पड़े हैं पीटीआई को 8 फरवरी को जो वोट पड़ा है वो पीटीआई की पिछली कारकर्दगी पे पड़ा है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट था या एंटी नवाज शरीफ वोट था, नफरत में वोट दिया इन सियासी जमातों और करप्ट निजाम के खिलाफ, या आपके ये वोट सिंपैथी वोट था? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये आप किसी एक फैक्टर को उसमें शामिल नहीं करेंगे। नंबर 1, उन्होंने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया। 3.5 साल जिसमें 2 साल कोरोना भी गुजरे, उसके बावजूद उसकी परफॉर्मेंस प्लस ये 16 महीने की परफॉर्मेंस, नंबर 1 ये इवेल्युएशन थी परफॉर्मेंस की। नंबर 2 लीडरशिप का था।
इमरान खान के साथ लोग खड़े थे। नंबर 3, इस करप्ट लोगों के खिलाफ एक नफरत थी। नंबर 4, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी वोट पड़ा, इसलिए कि जिन लोगों ने इस मुल्क के अवाम के ऊपर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत, नंगा करके मारना, जबर करना, जो कुछ किया गया और पुलिस की निगरानी में जब कुछ होता रहा, उसके खिलाफ भी बहुत कुछ वोट पड़ा। और लोगों की इमरान खान से मोहब्बत, वालिहाना मोहब्बत अनप्रेसिडेंटेड है और ये वो लाजवाल मोहब्बत है। मैं समझता हूं कि आज इमरान खान ने तमाम उन इदारों को, इलेक्शन कमीशन को, तमाम उन बोने सियासतदानों को, सबको एक सफ में खड़ा करके अपनी बर्तरी साबित कर दी। ये अलग बात है कि उसको इक़्तिदार से बाहर रखा हुआ है, मगर ये ठीक है, मैं आगे बात करूंगा क्योंकि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। मैं आगे बात करूंगा आपसे। मैं जरा एक दो सवाल और भी आपसे पूछने, जरा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इस पे जो भी रिस्पॉन्ड आप करना चाहें जरूर कीजिएगा, लेकिन मैं एक सवाल रखना चाहता हूं सर कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसे मौके पे जब मुफाहमत की ज़रूरत थी, सिर्फ हुकूमत को उन्होंने बनाने में तो किरदार अदा किया है लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं है। किसी जो उनका अगर ये हुकूमत की सारी ओनरशिप उन्होंने नून लीग पे डाल दी है कि कामयाब होती है तो ठीक है नून लीग, नाकाम होती है तो भी नून लीग, और बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अहम आइनी ओहदे सारी पीपल्स पार्टी के पास है। और अगर पीएमएलएन अब भी कोई काम करने जा रही है, फर्ज कीजिए निजकारी करने जा रही है पीआईए की या इरसा की, और या कोई ऑर्डिनेंस ला रही है, तो पीपल्स पार्टी उस पर जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा कर रही है। वो कह रही है ऐसा नहीं होने देंगे। तो एक तो ये बात ज़रा मुझे बताइए कि इनका क्या मूड है, और दूसरा मुझे एक बात बताएं सर, मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि जब पीपल्स पार्टी की जो हायर ऑफ इनके पार्टी लीडरशिप है वो ये कहती है कि हमारा अगला हदफ पंजाब की वो मकबूलियत है जो बेनज़ीर साहिबा और आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास था, वो हम चाहते हैं। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो है। तो पीपल्स पार्टी किस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत को, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत को कामयाब करने के लिए उनको सपोर्ट करेगी जब उनके अहदाफ क्लियर हैं कि वो पंजाब भी चाहते हैं और अगला वज़ीर आज़म भी। जी क्या कहते हैं जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब? पहले मैं 2-3 बातें कर दूं। जरूर साहब माशाल्लाह जो बात फरमा रहे थे, अब उससे मैं क्या डिसएग्री करे। बाजवा साहब से 3 मुलाकातें मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब लंदन शहर से की थी, और कोई मामला करने के लिए नहीं की थी, मिन्नत तरले करने की थी और करनी चाहिए थी। और उनको आसिम मुनीर साहब से भी कई दफा रिक्वेस्ट की जा चुकी है, लेकिन वो अभी तक उन तक बात नहीं पहुंच पा रही। अब ये बातें जमीनी हकायक शोएब भाई ऐसे नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। आपको 2017 में करप्शन इंडेक्स जो है 160 पे मिला था, जिन फिगर्स को आप कोट करें उनको साथ में लेकर चले, और वो करप्शन इंडेक्स जो है आपने 2021 में 144 तक पहुंचाया, रिकॉर्ड। इससे पहले पीएस पार्टी 139 या 140 पे लेके गई थी 2013 में, जिसको 116 तक लेके आएगी। साफ चली शफाफ चली मेरा नारा नहीं था, आपका नारा था, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी। मुझे बताएं कि आप एक बात में आ जाए, इकोनॉमी का साइज देख लें कि आपको $335 बिलियन इकोनॉमी देके गए थे। जब वो आए थे 13 घंटे 2013 में 24 में से 25 घंटे बिजली नहीं थी, 12,000 मेगावाट सिस्टम में डाली गए थे। उसके बाद अगर आपकी इंडस्ट्री जिसको बिल्कुल वो गुठरों पे आ गई थी क्योंकि बिजली नहीं थी, घरों में पंखा चलाने की नहीं थी, सिक्योरिटी इंडस्ट्री फैसलाबाद बंद हो गई थी, उन्हें चल नहीं था। कोरोना तो कुबड़े वाली लात थी जिसका आपको अंदाजा नहीं कि कर्जे कैसे इकोनॉमी से पूछे, और कितना आपको जो है $10-12 बिलियन का एक कुशन मिल गया, जो अच्छी बात है। और एक वो जिसको कहने के वो चलना चाहिए। 2017 में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, डॉलर 105 में था। जब तक नवाज शरीफ साहब को आपने हटाया और सबको डार को निकाला, सबको निकाला, तो ज़ाहिर है इकोनॉमी के ऊपर उसे असरात पड़ते हैं। उसमें भी $10-15 पड़े, आप उसको उठा के 190 पे ले गए, तो उसके लामुहाला इस वक्त तो आपको दुगना ही होना था। आपने अगर एक चीज की कीमत जो आप 20 रुपए से 30 रुपए पे लेके आए हैं, तो अब तो उसमें 50-60 होना था। और तो अब अभी इमरान खान को दे दें तो आप देख लेंगे कि ये 60 रुपए 120 पे चले जाएगा। बाकी डॉक्टर साहब रहा आप तो, और इस तरह बेशुमार बातें हैं शोएब साहब की, एक एक बंदा उठाए तो ये ना छोड़ेंगे। डीलें 2018 में मैं नहीं इलेक्शन में जीत के आया था, और किसको पता कैसे हम जीत के आए थे। असल क्राइसिस ये है कि मैं ये कहता हूं कि जब मैं ये कह सकता हूं कि 2024 में ज्यादती हुई है, तो तहरीक इंसाफ वालों के क्यों मुंह बंद हो जाते हैं कि 2016 में ज्यादती नहीं हुई।
जब आप लोगों ने यही तरीक़ाकार इख्तियार किया, आपको कुछ पता नहीं है कि मरियम नवाज और शहबाज नवाज शरीफ जो है उनको जेल में डाला गया, तो बिल्कुल गर्मी का कड़क थी, गर्मी का मौसम था, और किन सले में रखा गया और कैसे रखा गया। फिर इमरान खान कहते थे मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें कैसे अज़ियत देनी है, मैं पाकिस्तान जाने दो, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। खैर अल्लाह का अपना निज़ाम है, जिन जिन मदों में जो जो कुछ तहरीक इंसाफ ने किया उन उन मदों में भुगतना पड़ रहा है। ये मेरा फैसला नहीं है, ये अल्लाह ताला का फैसला है, और जो कोई अगर ये ज्यादती करे तो इनको भी भुगतना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसमें सबको आगे अपना अपना जो है अमाल नामों का हिसाब देना, यहाँ पे भी अगले जान में भी। बाकी रहा जी आपका सवाल, देखिए जी पहली बात तो ये डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं कि 16 माह की हुकूमत में पिछले में जो 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 मुस्लिम नून कहती है कि हमें हमारी सियासत कॉस्ट की, बिल्कुल सही कहती है। पीपल्स पार्टी को फर्क पड़ा कि 42 सीटें थी या 40 सीटें थी 2013 के इलेक्शन में, 2018 के इलेक्शन में, और 2024 के इलेक्शन में 55 सीट्स हो गई। तो पीपल्स पार्टी को तो असर नहीं पड़ा। मैं तो उस वक्त ही लिखता था कि इसकी किसी भी पार्टनर को नहीं पड़ेगी, जो सियासी कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी या महंगा नहीं पड़ेगी, सिवाय मुस्लिम नून को। क्योंकि मुस्लिम नून का जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो भी तकरीबन तरीके साहब का दोनों एक ही तरह के वोट बैंक को अप्रोच करते हैं, और वहां पे वो कैप्टिव पॉलिटिक्स नहीं है। फजल मान साहब का क्या था, 4 सीट थी मेरे ख्याल, पिछली दफा ये 3 थी, इस दफा 10-11 सीट्स आ गई है। एमकॉम को देख ले, सारों ने मजे किए उस हुकूमत के, सिवाय मुस्लिम नून ही है ना जिसने सफर किया है, और करना था, इसमें दो राय नहीं है। जरदारी साहब जो है वो बहुत ही कमाल होशियारी से बिलावल साहब की सियासत प्लान की है। उन्होंने जब उनको लाहौर से इलेक्शन लड़वाया, उनके 3 जो कैंपेन चलाई, उन्होंने जितनी इलेक्शन कैंपेन चलाई बिलावल साहब ने 78% पंजाब में चलाई, बाकी केपी में और बलूचिस्तान में चलाई। सिंध के अंदर बिलावल ने एक बस टामे टामे कुछ जलसे किए, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद जरदारी साहब को पता था कि शायद मौका ना मिले। लेकिन मुझे हकीकत है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ इनका सियासी मुस्तकबिल जो है इंतहाई गंभीर है। बाकी अल्लाह जानता है, हो सकता है बेहतरीन फैसले करें और ये अपने आप को, इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको इंटैक्ट रख सके। मुस्लिम लीग नून तो नहीं रख सकी थी, वो तो फारिग हो गई है। आज इमरान खान साहब के जब डील होगी तो उसकी क्या असरात होंगे, और फिर इमरान खान साहब के साथ जो उन्होंने इस वक्त टीम दी है वो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के लिए कंफर्टेबल है, चाहे अलीमीन गंडापुर साहब हो, चाहे यूब साहब हो, चाहे गौहर साहब हो, या यहाँ पे पंजाब के अंदर हो। प्रदेश में कोई ऐसी बात ही नहीं है। पिछले 1.5 साल के अंदर मैं उन लोगों को एक्टिव होते देखा है जिनका नाम निशान तरीके साफ नहीं था, और में से अक्सर लोग हैं जिनका मैं पूरा बायोडाटा जानता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ 30-40 साल से अच्छे तल्लुकात है। इसमें कोई हर्जी नहीं है। इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट भी रहती है अरसे से, 70-75 साल से, और वो लोग भी हैं 30-35-40 साल से सियासत में, उनका अपना एक रवैया है सियासत में और उसको लेके चल रहे हैं। इसमें तो कोई शर्म है, तो कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। जरदारी साहब ने बिलावल की प्लान की है, उनको ये नजर आ रहा है कि 2028 ना सही लेकिन 2023, क्योंकि एज इज ऑन बिलावल साइड। नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहबा को सूबा पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना के उनकी सियासत को उन्होंने, मेरा ख्याल है कि मजीद बुहरान का शिकार कर दिया। बल्कि मैंने तो कॉल में लिखा कि ये राह गुजार है या उनका आखिरी सियासी पड़ाव है। अब बिलावल साहब को देखें, जरदारी साहब अटेम्प्ट हुए 2018 में उसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सिंध में, 2013 में हो सकता है उम्र कम हो, नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कभी उसके सिंध के बारे में सोचा नहीं है। हालांकि जरदारी साहब जो है एक ऐसे नेशनलिस्ट लीडर हैं जो अंदर से जो है जो अंदर से नेशनलिस्ट है और पाकिस्तान का भी दम भरते हैं। ठीक, और दोनों का मुकाबला आ जाए तो शायद वो एक अजीबोगरीब मखमस में हो, मतलब कि बाकी लीडरों के मुकाबले में उनकी कैफियत अजीबोगरीब है कि वो सिंध के भी इंटरेस्ट को उसी तरीके से वॉच कर रहे हैं जो उसके ऊपर पाकिस्तान और सिंध के इंटरेस्ट क्लैश करे तो सिंध के इंटरेस्ट को साथ देते हैं। कालाबाग डैम पे भी आपने देख लिया, बाकी चीजों में देख लिया। ठीक, तो इसलिए कराई, लेकिन वो बिलावल साहब को पाकिस्तान के लीडर देखना चाहते हैं और उनकी प्लानिंग है, उनका ख्याल है कि ये सारे लोग नून लीग फंस गई सर। नून लीग, अच्छा सर, नून लीग, इसका मतलब है नून लीग फंस गई है। आज टाटा आखिरी फिक्र, आज भी हिस्सा भी बन जाए ना पीपल्स पार्टी, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। लेकिन जरदारी साहब हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे सारे टूल ले रहे हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और नून लीग, आप देखेंगे वक्त, और ये मेरा फिक्र याद रखें, ये तीनों जरदारी साहब के मोहताज होंगे एक वक्त पे। सर अभी भी मोहताज है
सर अभी भी नून लीग अभी भी मोहताज है। अगर जरदारी साहब मोहताज है इमरान खान साहब को नून लीग को सर जरदारी नून लीग तो उनको भी जरदारी की जरूरत है सर। इमरान खान साहब का नंबर 1 मिशन जो है ना, जो उनकी टीम है, पहले वाली टीम यही थी और उनको ठीक है शोएब शाहीन से टाइम कम है, जरा टाइम कम है। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, फिर वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। शोएब शाहीन साहब, ज़रा सा मुझे ये आज बताइए सर कि एक तो ये है कि इमरान खान जेल में है, तो कई आपके लीडर्स इमरान खान बन गए हैं, तो आपके वोटर्स और सपोर्टर किसको फॉलो करें, काफ़ी इख्तलाफ आ जाता है। दूसरा ये कि फ़ौज के ख़िलाफ़ PTI है, ये तासुर देखें, अभी न्याजी साहब ने भी कहा, ये तासुर क्यों डेवलप हो रहा है। तीसरा ये कि क्या मुल्क के वसीतर मफाद में अब आप मौजूदा हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने देंगे सर 5 साल इस असम्बली को। जी देखें, न्याजी साहब ने बहुत लंबी बहस की है, बात की है। मैं अब सारी बातों का जवाब देने का तो टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात सिर्फ कह दूं कि देखें, जो 2016 में पनामा लीक्स वाला इशू आया था और 2017 में इनको अगर इक़्तिदार से हटाया गया और हुकूमत फिर भी PMLN की रही, आप एक बात जहन में रखें कि पनामा लीक्स के हवाले से आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट का फ्यूचर अभी तक इनके गले में अटका हुआ है। आज भी हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और नवाज शरीफ जितना अपने आप को वहाँ से जान छुड़ाने की कोशिश करें, आज तक वो रसीदें नहीं दे सके। टेक्निकल ग्राउंड्स पे बेशक ये अपने आप को बरी कर लें, वो साजिश PTI की नहीं थी, वो साजिश इनके अपने इक़्तिदार, इनके अपने अंदर से और इनकी अपनी करप्शन के सबूतों की वजह से थी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। दूसरी बात, अब जो बहुत सारी बातें की हैं, मेरा उनसे इख्तलाफ है, लिहाजा उनका अपना एक मौक़िफ़ है, मेरा अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन जो कुछ आपने बात की है मैं उस पर आता हूँ। देखें, जरदारी साहब हूँ या इस बात से मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि PMLN अपने आप को फारिग कर चुकी है अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन ये जो बोझ इनके अवाम को, जो रिजेक्टेड लोग हैं, जिस तरह उनको मुसल्लत किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से, वो आज ना शहबाज शरीफ डिलीवर करने के काबिल हैं, ना मरियम नवाज करने के काबिल हैं। ये सिवाय शोबाजी और टिक टाकर्स के अलावा इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। लिहाजा लोग इनसे मायूस हैं बुरी तरह, और ये मजीद अब जो जिस तरह ये महंगाई को बढ़ाएंगे, लोग उन्हें इनको एक्सेप्ट नहीं करना। जरदारी साहब की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं उनको, ठीक है आप उसको समझदार सियासतदान कहें, कुछ कहें, मगर इस तरह के करप्ट पॉलिटिशियंस को अगर हमने उठा करके इस कौम ने, जो रिजेक्टेड लोग हैं, अपने सरों पे मुसल्लत करना है, तो हमारे कौम की सिर्फ बदकिस्मती हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता। आज कौम उठ खड़ी हुई है, अवाम को और कौम को हक देना चाहिए कि वे किसको हक के नुमाइंदगी देना चाहते हैं, और वो जो फ्रॉड के जरिए, जो जालसाजी के जरिए, जो डकैती के जरिए ये बरसरे इक़्तिदार आए बैठे हैं। मेरी मिसाल आपके सामने है, मैंने 1,05,000 वोट लिए, मेरे मद्दे मुकाबले ने 50,000 वोट नहीं लिए, उसको उठा करके असम्बली भेज दिया। इसी तरह 3 सीटें हमारी इस्लामाबाद की और पूरे मैक्सिमम पंजाब का इसी तरह किया है। कराची के 100% इसी तरह की सिचुएशन है, और उसके अलावा इंटीरियर सिंध में भी कुछ सीटें हैं, बलूचिस्तान की तकरीबन 30% सीटें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। आज जब तक देखें आप ऐसी, अच्छा आप कहते हो कि हम इनके साथ बैठे हैं, हम इनके साथ कैसे बैठे हैं? जो एक डाकू हो उसको कहें कि भाई आपने डाका डाल लिया, ठीक है जी, आए हमें भी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे दो, हम कैसे उनको एक्सेप्ट करें, उनको कैसे लेजिटिमाइज करें? उनकी जो लेजिटिमेसी है वो अंडर क्वेश्चन है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने क्या उनके साथ बैठ के बात करनी है, हम बड़ा सिंपल एक बात करना चाहते हैं कि भाई इसका जुडिशल कमीशन बनाओ, उसका ऑडिट करा लो, फॉर्म 45 के मुताबिक जिसको हक के हुक्मरानी अवाम ने दिया है उसको आप आगे आने दो, उसको हक के हुक्मरानी दो, अवाम को एहतसाब करने दें। अवाम को चाहिए वो एहतसाब करे, अगर कोई परफॉर्म कर जाए ठीक है, नहीं कर पाए तो उसको हटा दें, दूसरी गवर्नमेंट को ले आए। लेकिन ये तरीका नहीं है कि रात की तारीकी में आप जा करके रिजल्ट को बदल डालो, जो जीते हुए उनको हरा दो, हारों को जिता दो। अब आपने कहा हम फौज के खिलाफ हैं, हम फौज के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि हमारी ये फौज है, हम अपने इस मुल्क में रहने वाली फौज है, हमारे ये शुहदा है, हम ये चाहते हैं कि ये फौज मजबूत हो। आज जो फौज के ऊपर तनकीद होती है वो उनके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, उसके उस छोटे से आप 1% आधा % कर लो,
वो तबका जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड मैनूवरिंग करता है, मैनिपुलेशन करता है, अगर वो इस 0.1% तबका या 1% तबका जो पूरी फौज को बदनाम कर रहा है, ये काबिल अफसोस बात है। उनका काम है कि वो अपने बॉर्डर्स में जाए, अपने मामलात संभाले, अपने सुधारे, सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात रखें। ज़रा सा पीछे आइए, 3 साल 7 माह की आपकी हुकूमत रही, उसमें किस तरीके से इमरान खान ने फ़ौज के हवाले से, उसकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, फ़ोन टेप के हवाले से, एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, टोटल सियासत में फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बड़े पॉजिटिव और हौसला अफजा स्टेटमेंट दिए हैं। तो सर, उस वक्त आपको फ़ौज का सियासी किरदार पसंद था, आज आप कहते हैं कि सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, तो क्या आप अपनी गलती मानते हैं सर? देखिए, हमने तो इबरत पकड़ लिया ना। हमने तो एक दफा 3.5 साल बरस इक़्तिदार रहे ना। ये जो 30 साल 40 साल से बैठे हैं, ये क्यों नहीं इबरत पकड़ते, ये क्यों नहीं सीखते? हमें तो जो समझ आई, हमें एक शख्स लगता है कि ये फरिश्ता है और बाद में पता चला कि जनाब वो फरिश्ता नहीं, उसके अपोजिट था। तो हमने तो उसको उसके दौरे इक़्तिदार में कहा कि ये बंदा गलत है, उसके दौरे इक़्तिदार में कहा कि इनको अलग हो जाना चाहिए। लेकिन हमने तो उसके बाद से लेकर आज तक हम उनके साथ पींगे बढ़ाना चाहें 1 मिनट की बात है, मगर सवाल ये है कि हम उसूली मौक़िफ़ रखते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमने ना उस वक्त किसी बुरी नीयत के साथ उनके साथ कोई इशू रखा। हम उस वक्त भी एक प्रिंसिपल स्टैंड में उनके साथ। नहीं सर, गलती मान ले, बात खत्म। आपने कहा कि हमने अपनी, इन्होंने इबरत नहीं पकड़ा, आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं आगे सवाल करूंगा, 2 मिनट मेरे पास है, 1 मिनट है। जनाब न्याजी साहब, इमरान खान का मुस्तकबिल, 31 साल सजा है सर, 9 मई वाले केसेस भी हैं और भी केसेस हैं, क्या देखते हैं? 1 मिनट है सर आपके पास, फिर मैं आऊंगा शाहीन साहब के पास। मैं एक तफसीर करता जाऊँ कि ये मुझे मेरा ख्याल है कि कुलाइलवी की बात है, वगरना जो 7 फीट के अपार्टमेंट्स हैं, इसके ऊपर जो आखिरी तो केस ब्रॉड शीट का था, जो हुकूमत पाकिस्तान ने 70-80 मिलियन डॉलर जो कोवे मूसीरी के आगे हारा, तो उसमें क्या था, टैक्स क्या थे, और क्या बरतानवी अदालत ने दिया कि जी इसमें कोई इलीगल मनी से नहीं है, तो कोई बात नहीं आई। तो वो तो जाहिर है कि इंग्लैंड के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी सस्टेन करना, वो तो ज़राअत बहरिया की प्रॉपर्टी सीराज मलिक साहब की, वो 180 मिलियन पाउंड जो थे, वो जब तक पहुंचे तो वो कॉन्टेंशियल इश्यूज है। ठीक, अब क्राइसिस अपनी आंख का अगर आपको तीर भी नजर ना आए और लोगों की आंखों के अंदर तिनके चुने, मैं इसलिए कहता हूँ कि सर आखिरी 30 सेकंड अब स्टैंड नहीं करते, आखिरी 30 सेकंड से करना पड़ेगा, बजाय कहने के वो भी चोर है, हम भी चोर है, वो कम चोर है, हम ज्यादा चोर है, इस तरीके बयानी नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, 30 सेकंड। जी, आपका सवाल क्या है? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है सर 31 साल? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब मुस्तकबिल के अपने हाथ में है। इस वक्त अगर उन्होंने जो कैबिनेट स्टिक रखी हुई है कि एस्टैब्लिशमेंट को एक तरफ भेज देते हैं और उस तरह से दूसरे सख्त करते हैं, तो उनका ख्याल है कि सख्ती से शायद वो नरमी पड़ जाए। मेरा ख्याल है उनको एक ही वक्त में एक ही पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी, या तो नारा मस्ताना बुलंद करके और पैजा हो जाएगा, बजाय ये 2 नहीं होंगे जैसे शुएब साहब ने स्टैंड लिया हुआ है। ये अच्छा स्टैंड है, होना भी यही चाहिए, लेकिन इससे काम नहीं चलता क्योंकि बहुत खराबी हो चुकी है। उनको जब तक टोटल कैपिचुलेशन नहीं होगी, सरेंडर नहीं होगी, तहरीक इंसाफ कहते हैं हमारे जो है उसके खिलाफ है, इमरान खान साहब के मिजाज के खिलाफ है कि वो टोटल जो है वो सरेंडर करेंगे। ठीक है शाहीन साहब आपके पास भी 30 सेकंड है। ठीक, बड़ा ब्लीक है वगैरह। शाहीन साहब फ्यूचर, मैं एक बात बताता हूँ, अब इमरान खान के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप छोटी रह गई है। आज पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज 100% उसके साथ खड़े हुए हैं। आज वो एक फैक्टर है, ओनली एक पर्सनैलिटी है जिसके साथ लोग कौम यकजहती के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है सर। और इस मुल्क के मफाद में है कि उसको इक़्तिदार दिया जाए ताकि वो पब्लिक सपोर्ट से रिफॉर्म्स ला सके, सोशल मीडिया से पैसे यहाँ ला सके, इस मुल्क के लोगों को खुशहाली दे सके। ठीक है सर, वक्त खत्म हो जाता है, इस पे मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।